दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल आपके सामने आज फिर ठीक है एक बार सॉल्यूशन का अगला जो लेक्चर है हमारा वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चरों में मैं जो वीडियो लेक्चर है हमारे उनमें क्या क्या चीज़ें बात कर चुका हूँ। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से पार्ट 5 तक की वीडियोस लेक्चर हमारी चली जा चुकी है। ठीक है, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस करा था, राउट्स लॉ के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, ढंग से देखना उसको, मैंने उसमें डिस्कस करा था कि राउट के किस तरह से जो लॉज है वो डील करते हैं सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पे, लिक्विड और लिक्विड के लिए। ठीक है, चल आगे बढ़े। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो करेंगे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अगर बात करें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर वैसे बोर्ड एग्जाम में बात करें तो सिंपल क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। देखो पिछले लेक्चर में मैंने कहाँ छोड़ा था, राउट्स लॉ याद है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं राउट्स लॉ। ठीक है, इसमें मैंने बात करी थी आपको कि इसके दो लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड वन इज सेकंड लॉ। ठीक है, जिसमें हमने क्या बात करी थी, फर्स्ट लॉ किसके लिए था, लिक्विड सॉल्युबिलिटी के लिए था, मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए था। ठीक है, एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए था जहां पे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट विच आर, ठीक है, वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलेटाइल इन नेचर। क्लियर हो गया। ठीक है, पिछले लेक्चर में एक इसके बारे में बात करी थी और एक कैसे सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या था, हमारा जो सॉल्यूट था वो कैसा था, नॉन वॉलेटाइल था। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है हमारा वो कैसा था, वॉलेटाइल नेचर का था। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था बताओ, याद है, पीटी, यानी कि सॉल्यूशन का ओवरऑल जो टोटल प्रेशर जो होता है, बीपी जो वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है, उसके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। जो और क्या होता है, उसकी जो प्योर स्टेट की जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए के काई ए। ठीक है, ये जो एक्स है इसको थोड़ा साफ टर्न दे दीजिए, ये हमारा काई हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास राउट का फर्स्ट लॉ था, जिसमें कि क्या था, सॉल्यूशन ऐसा था कि जिसमें हमारे पास क्या था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल नेचर के थे, यानी कि दोनों का वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, सेकंड लॉ को देखिए। सेकंड लॉ में मैंने क्या बात करी थी कि सेकंड लॉ जो है हमारा डायरेक्टली एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ डील कर लेता है। ठीक है, अगर आप इसको ढंग से स्टडी करोगे तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी तक मैंने बात नहीं करी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। मैंने कहा था कि सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको डिस्कस करना है, जो इस चैप्टर का मेन बेस भी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी मैंने कल 4 प्रॉपर्टी बताई थी, याद है, कौन कौन सी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, याद है, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो हमारे पास जो ये सेकंड लॉ है वो किसके साथ डील कर रहा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी। ठीक है, इसके साथ डील कर रहा था ना। आ रहा समझ में, क्या फॉर्मूला निकाल के लेके आए थे हम, याद है, पी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई ए या फिर स्मॉल एन कर दिया था मैंने, याद है आपको, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है ना। अगर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, लास्ट में मैंने यहीं पर छोड़ा है। ठीक है, आज मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और आज हम आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो टर्म देखो किस तरह से आई है। पहला आ रहा है कि लोअरिंग इन वीपी, यानी कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग आई है और उसको जब आप रिलेट कर दे रहे हो किसके साथ, ओरिजिनल वीपी के साथ, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी। आ रहा है समझ में। ठीक है, और लोअरिंग क्यों आई थी वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है आपको वोलेटाइल नेचर का, यानी कि वो हमेशा वेपर में कन्वर्ट होगा जैसे आप उसको टेम्परेचर दोगे, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का, यानी कि वो वहीं पर ही रहेगा। तो जब ये वेपर के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर से क्या करेगा, इनको रोकेगा, जिसके कारण क्या होगा, ओवरऑल जो प्रेशर निकल के आ रहा होगा सॉल्यूशन का
वो क्या होगा, पिछले वाले प्रेशर से यानी कि सॉल्वेंट के प्योर प्रेशर से कम होगा, ठीक है। और उसको रिलेट कर लीजिए सॉल्वेंट के पिछले प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी। अगर हमने देखा तो जब हमने इसे सॉल्व करा तो वो किसके इक्वल निकल के आया, ठीक है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे आप, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, द रिलेटिव lowering in Vp of the solution is equal to the mole fraction of the solute, ठीक है, लिख लोगे ना। मैंने बोल दिया है, क्या बोला कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्यूशन विच इज कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, क्या है कि उसके लिए जो क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी है वो किसके इक्वल है, काई एन के, दैट मींस कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आप स्टेटमेंट लिख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता है। आगे देखो, कुछ चीजें हैं जो मेरे को आपको थोड़ा सा बतानी है, ठीक है। जब आप देखो इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके पास, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सबके न्यूमेरिकल है, सबके, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह से है, तो इसका न्यूमेरिकल सेक्शन जब हम डील करते हैं तो किस तरह से डील करते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये जो राउट्स लॉ है ना, या फिर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमेशा किसके लिए दी जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दी जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी या फिर जो राउट्स लॉ है, ये हमेशा किस पे लगेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही लगेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, बोलो कह सकते हैं हम लोग, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स यानी कि कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस पार्ट को इस तरह से अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ठीक है, राउट्स लॉ apply to the dilute solutions, ठीक है। therefore क्या हो जाएगा, स्मॉल n दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सॉल्यूट इज लेस देन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो कह सकता हूं मैं ऐसा ना, ठीक है भाई। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि उसका पार्ट जो सॉल्यूट का पार्ट है वो कम है, जिसको कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, वो इससे क्लियर कर सकता है इसको, ठीक है। आगे देखें, तो यानी कि स्मॉल n कम होगा। इस फॉर्मूले को देखो मॉडिफाई करना चाह रहा हूं मैं, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स एन, दैट इज काई एन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, उसके मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां देखो जो सॉल्यूट के मोल है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के मोल क्या है, बहुत कम है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेट इक्वल ले सकता हूं किसके, कैपिटल एन के। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। या फिर इसको अलग से लिख लो कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके, कैपिटल एन के। तो नया फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आया, पी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। बोलो क्लियर हो गया होगा, आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करो, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, याद है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जब मैंने कराए थे, तो तीन तरह के फॉर्मूले इसमें, पहला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, याद है ना, ठीक है। तो स्मॉल n का यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसके लिए हो गया, और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसके लिए हो गया। तो क्योंकि सॉल्यूट का पार्ट है तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल N के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये जो वेट, ये सारे जो वेट है ये ग्राम के हैं, ये ध्यान रखना, इंटू कैपिटल M। तो जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे ना तो इस फॉर्मूले को आपको डील करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं करवाऊंगा इसके न्यूमेरिकल, इस वीडियो लेक्चर में तो मेरे हिसाब से नहीं कवर कर पाएंगे हम इसके इसके क्वेश्चंस, लेकिन एक ही जब आगे हमारे वीडियो लेक्चर चलेंगे तो हम आगे उसको कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो
तो समझ में आ गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा आपको कि कैसे कैसे क्या करा था। मैंने एक बात फिर से शुरू से बताया था कि आपको क्या क्या करना था, ठीक है। यहाँ तक का हम लेके आ गए थे, मैंने यहाँ से आज आगे बढ़ाया कि जो राउट्स लॉ है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, या फिर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट जो है हमारा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत कम है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल N। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जब मैं कराऊंगा इसके एक्सरसाइज या फिर जब वो कोई भी क्वेश्चन इसके कराऊंगा रिलेटिव लोअरिंग के, तो मैं ये क्वेश्चन वहाँ ये फॉर्मूला लेके आऊंगा, तो ये मत कहना कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला। क्लियर हो गया, इस फॉर्मूले को साइड रखो। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, एक स्टार करके एक थोड़ा एक्स्ट्रा में एक चीज बता देते हैं और फिर आते हैं हम अपने आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक की चीजें वहां पीछे समझ में आ गया होगा। एक स्टार करके एक कंडीशन है, ठीक है, पूछ ली जाती है कभी कभी कि एमसीक्यूज में भी आ जाता है, या फिर कभी कभी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, इन वीपी। समझ जाओगे ना, आरएल का मतलब राउट्स लॉ नहीं है ये, रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी एंड मोलालिटी। क्लियर हुआ, ठीक है। मोलालिटी यानी स्मॉल m, थोड़ा सा टर्म दे दीजिए ये हमारे पास। तो इसके बीच का रिलेशन हम देख रहे हैं, कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे P नॉट माइनस पी टोटल अपॉन P नॉट, यहाँ तक मैं लेके आया था ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फिर से वहां लिखो। देखो क्या है, P नॉट माइनस पी टोटल अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, दैट इज वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपको एक काम करना है बस इसके लिए, क्या कि दोनों जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। कोई फर्क पड़ेगा बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो एक चीज नोटिस करो, ये वाला जो सेक्शन में ये घुमा घुमा के ला रहा हूं, एक बार नोटिस करना क्या है ये, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन जो मैंने एक इस ब्रैकेट के अंदर डाला है, ठीक है। देखो क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन 1000, किसका फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये, अगर आप नोटिस करोगे तो मोलालिटी का फॉर्मूला है ये, मोलालिटी स्मॉल m, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, स्मॉल m मोलालिटी का फॉर्मूला है ना, हरे रंग से देखो, मोल्स पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग एंड मोलालिटी इज क्या, P नॉट माइनस P टोटल अपॉन क्या हो जाएगा, ये पूरा सेक्शन आपका मोलालिटी को चला गया, बचा क्या, देखो यहाँ पे कैपिटल M और नीचे एक 1000 बच रखा है। तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी एंड दिस, ठीक है। बात करें तो इस क्वेश्चन की, ये शायद क्वेश्चन पिछले साल आ रखा था सीबीएसई के उसमें, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये हमारे पास रिलेशन है, इसके क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास राउट्स लॉ की जितनी भी कंडीशन थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी आपके सामने, ठीक है। किस तरह से उसका फर्स्ट लॉ डील करता है, किस तरह से सेकंड लॉ डील करता है, सेकंड लॉ किस तरह से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक पहुंचता है, ठीक है, वो भी मैंने बताया। और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलालिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी मैंने आपको बताया, जो आपके पूरे सिलेबस में चल रहा है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब वीडियो देखोगे आप लोग तो हेडफोन लगा के देखना, क्योंकि आवाज का इशू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है समझ में, ठीक है। आगे देखिए, तो हम अगले टॉपिक पे आए अपने, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या था हमारे पास, मैंने क्या बोला था, इस वीडियो लेक्चर में हम किसको कवर करेंगे, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। याद है क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, गैसेस स्टेट, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। क्या था गैसेस स्टेट में, आइडल गैस इक्वेशन थी, एक थी आइडल गैस इक्वेशन, याद है क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। हमने बोला था कि जो गैसेस इस लॉ का पूरी तरह से क्या करती है, फॉलो करती है, उसको हमने क्या कहा था, आइडल गैसेस कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। तो उसी तरह से सॉल्यूशन के लिए भी हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, कि सॉल्यूशन आइडल और नॉन आइडल कैसे बनता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो
क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, पहले आइडल ही ले लेते हैं चलो, फिर उसके बाद मेजर डिफरेंस जो है मैं वो अलग से करके बता दूंगा आपको। आइडल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडल का भी लेके चलेंगे। तो आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसके कुछ कंडीशन है, ठीक है, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन, ये कोई भी सॉल्यूशन इन कंडीशनों को फॉलो करेगा तो आप क्या बोलोगे, उसे आइडल कहोगे, ठीक है। यानी कि अगर देखो, अगर आपको किसी चीज को आइडल मानना है तो यानी कि उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना होगा ना। ऐसे थोड़ा ना कि घर किसी को भी सड़क से उठा के आप बोल दोगे कि आइडल है हमारा, ठीक है। यानी कि उसने कुछ ऐसा करा हो या फिर कुछ चीजें हो ऐसी जो दुनिया के लिए वो बने, ठीक है। तो इसीलिए उस तरह से आइडल, यानी आइडल सॉल्यूशन कब बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज है कि उसको क्या करना चाहिए, इट्स फॉलो राउट्स लॉ कंप्लीटली, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, राउट लॉ को कंप्लीटली तरह से फॉलो करना चाहिए। यानी कि राउट लॉ क्या था आपके पास, क्या, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। आ रहा समझ में। अब देखो होता है, चलो ठीक है। तो आइडल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो हमने बोला था कि कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है जिसको कोई भी सॉल्यूशन अगर फॉलो करेगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर फॉलो करेगा तो क्या कहलाएगा, आइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो वो क्या क्या कंडीशन है, पहला कि उसको राउट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए, यानी कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब देखो यहाँ पर भी एक टर्म है कि एक तो कैलकुलेटेड होगा, जो हम क्या करेंगे, राउट्स लॉ के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और एक हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व लेके आएंगे वहां से, ठीक है, PT ऑब्जर्व। मतलब जब हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो वो ऑब्जर्व PT जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कैलकुलेटेड के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं पहली बात को मेरी, ठीक है। आइडल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि इट्स फॉलो राउट्स लॉ कंप्लीटली। दैट मींस कि जो हम कैलकुलेटेड फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू लाए हैं और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड क्या कह रहा है आपको कि सेकंड जो पोर्शन है वो क्या है, डेल्टा V मिक्स, ठीक है, डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड, मतलब दो अलग अलग लिक्विड है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। आ रहा समझ में, मतलब एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है, एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद, ठीक है, यानी कि VA प्लस B जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, मतलब कि दोनों का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर ये 500 ml है, ठीक है, और ये 500 ml है, ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया बोलो, 1 लीटर या फिर 1000 ml। तो वो क्या आना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए, ना इधर ना उधर, ठीक है। समझ पा रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, ये सारे रीजन भी समझाऊंगा मैं इसके कि क्यों ऐसा कहा गया है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अभी मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं कि ये पॉइंट जो है इसको फॉलो करना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन को आइडल होने के लिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि इसकी एंथैल्पी, क्या होता है एंथैल्पी, H से डिनोट करते हैं, डेल्टा H, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो है मिक्सचर की वो क्या होनी चाहिए, वो भी हमारी 0 होनी चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं, डेल्टा H मिक्स जो है हमारा वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए A टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन है या फिर A टाइप का लिक्विड है, B टाइप का लिक्विड है, दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन में मतलब हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज जो है, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, चेंज इन हीट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जितना ऑब्जर्व्ड है, मतलब जितना हीट हमने ले रखी है, ठीक है, उतनी ही हीट इवॉल्व भी होनी चाहिए। तो डेल्टा H मिक्स भी क्या होना चाहिए, इसके लिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इट्स फॉलो राउट्स लॉ, सेकंड डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0 और डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। और चौथी एक और कंडीशन है, लेकिन ये देखो ये आइडल सॉल्यूशन के लिए डील नहीं करती है, सब तरह के सॉल्यूशन के साथ डील करती है, तो इसको मैं इसमें मैंने नहीं रख रहा हूँ। एक दूसरी चीज यहाँ स्टार करके लिख देते हैं, ठीक है। ये बस आप याद रखने के लिए कोशिश करना कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा S क्या होता है, S बोलो,
एंट्रोपी, ठीक है, वो क्या होना चाहिए हमेशा किसी भी प्रोसेस को, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था 11th में कि किसी भी प्रोसेस को अगर हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, तो एंट्रोपी हमेशा क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या कहते थे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस, तो क्या होना चाहिए उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और डेल्टा जी एंट्रोपी का जो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये अलग ही रखो, ये तो इसमें आएगा भी नहीं, ठीक है, ये हर तरह के सॉल्यूशन पे लग जाता है, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए, तो हम अलग लग रहे हैं। तो 3 कंडीशन समझ में आई, ये 3 तरह की कंडीशन जो है इसे फॉलो करना चाहिए। अब तीनों के लिए देखो जो है एक 14 पॉइंट भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, और वो इनका रीजन भी एक तरह से। तो 4th पॉइंट क्या है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास ए टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब एक ए लिक्विड है और एक बी लिक्विड है, ठीक है, ए लिक्विड और बी लिक्विड है, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन बना है ए प्लस बी का, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो क्या है कि ए के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, मतलब ए के पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड होगा या फिर जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, प्लस बी के पार्ट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके, ए बी के इंटरेक्शन के। आ रहा है समझ में, आ रहा है, ए का जो इंटरेक्शन है प्लस बी का जो इंटरेक्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इंटरेक्शन से, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्या है हमारे पास, देखो इस पॉइंट को मैं फिर से एक बार और वो करूंगा, इस वाले पॉइंट को समझो एक बार, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, किसको, वी मिक्स वाले पॉइंट को। क्या है, क्या कह रहा है आपको कि ए के बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, मतलब इन दोनों का सम या फिर इक्वल भी ले सकते हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। जरा समझने की कोशिश करना, देखो 500 ml 1 लीटर आया, ठीक है, अब कैसे हुआ कि देखो अगर ये ए का इंटरेक्शन जो है, ठीक है, अगर ये ज्यादा क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, आ रहा समझ में, यानी कि जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाए, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ गई, इंटरेक्शन क्या हो गया, बहुत पावरफुल हो गया। अगर इसका इंटरेक्शन पावरफुल होगा तो ये कंडेंस होगा, अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो ये थोड़ा दूर होगा। याद है ना, बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो बॉन्ड इतना वीक माना जाता है, और बॉन्ड की लेंथ जितनी कम होती है वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। तो अगर इंटरेक्शन में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई छोटा सा एक कमरा है, ठीक है, या फिर कंटेनर, कोई बॉक्स है, और उसमें हमने क्या करी है, ईंटें रखी हैं कुछ, ठीक है। अब उस बॉक्स में जो ईंटें हैं वो लगभग क्या हो रही है कि जब मैं एक एक करके रख रहा हूँ तो लगभग 30 या 40 या 50, चलो 50 ले लेते हैं कि 50 ईंटें आ जाती है उसमें, ठीक है, सबका साइज सेम था, ठीक है, समझने की कोशिश करना वी मिक्स कैसे 0 हुआ इसका, ठीक है, सब उसमें क्या आ रही है, 50 ईंटें आ जा रही है। अब क्या हुआ कि इंटरेक्शन अगर मैं इधर उधर कर दूं, वेरी करा दूं, ए का और बी का, तो मान लीजिए ए का इंटरेक्शन कम हो गया, यानी ईंट का साइज एक जगह क्या हो गया, छोटा हो गया, बी का इंटरेक्शन मान लीजिए वही रहा, ठीक है, तो ए का इंटरेक्शन छोटा हो गया, बी का इंटरेक्शन, मतलब बी टाइप की जो ईंटें हैं वो सेम साइज की ही रही, ए टाइप की जो ईंटें है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। अब उस बॉक्स में रखो दोबारा ईंटों को, तो देखना पक्का स्पेस छूट जाएगा कुछ ना कुछ, समझ पा रहे हैं, आ रहा है ना समझ में कैसे क्लियर हुआ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि एक साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी तरह से अगर ए का इंटरेक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो साइज बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक टाइप की ईंटें अब क्या हो गई है, बड़ी हो गई हैं, तो अब फिर दोबारा बॉक्स में रखोगे तो अब वो कम हो जाएंगी, मतलब पहले 50 हो रही थी तो अब कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा कर दिया ना, ठीक है, और एक जगह छोटे छोटे ईंटें हैं। तो अगर परफेक्ट साइज होगा तो हमने पहले से ही मेजर कर रखा है कि 50 ईंटें उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है, तो 50 ही आएंगी। तो क्लियर हुआ कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी तरह, ठीक है, यहाँ पे इक्वल कर लो, नहीं तो फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, इक्वल कर लो कि ए के बीच का इंटरेक्शन है और इसके बीच का इंटरेक्शन, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि वी मिक्स कैसे हुआ, इंटरेक्शन सेम होने का मतलब क्या हो गया कि साइज जो है मेरा वो सेम हो गया एक तरह से, तो वॉल्यूम में कहाँ फर्क पड़ेगा, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो वी में एच मिक्स का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी के मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि वो 0 कैसे हुआ, तो उसको समझने की कोशिश करो। मान लीजिए इंटरेक्शन सेम है मेरे पास, ठीक है, तो देखो
सॉल्यूशन बनेगा कैसे, ठीक है। ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, और हमने यहाँ पे क्या बनाया, ए बी टाइप का, ठीक है। क्लियर हुआ? तो पक्का ये वाला बॉन्ड क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा। समझ पा रहे हो? डिसोशिएट, ठीक है। और इसी तरह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ठीक है, डिसोशिएट हुआ होगा। समझ पा रहे हैं ना, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख नहीं रहा होगा, तो डिसोशिएट हुआ होगा, पक्का ये बॉन्ड टूटे होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो अगर आप देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से होता है। एक ग्राफ बनता है हमारे पास, ए और बी का यहाँ पे इंटरेक्शन, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो इनका इंटरेक्शन टूटना शुरू कर देता है, ठीक है, और बी का इंटरेक्शन भी टूटना शुरू कर देगा, और ए और बी के बीच का इंटरेक्शन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक कैरियर आएगा, वहां से ही हो गया, और फाइनली हमारे पास फिर क्या हो जाता है, ए बी का इंटरेक्शन आ जाता है और ए बी का इंटरेक्शन आ जाता है, ठीक है। वहां पे हम एक ग्राफ से करेंगे, देखना इस तरह से एक ग्राफ आएगा वहां पे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को बनने के लिए क्या करना है, हमको क्या करना, पुराने इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और नए इंटरेक्शन को बनाना पड़ेगा। तो डिसोसिएट करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, या फिर मिलती है हमें वहां से। हमेशा किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए आपने कितनी 10 कैलोरी की एनर्जी लगा दी, ठीक है। इसी तरह से इसको तोड़ने के लिए आपने 20 कैलोरी की एनर्जी लगा ली। तो डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या हो गया कि मैंने जितनी एनर्जी दी है, ठीक है, 10 इधर दी 20 इधर दी, यानी टोटल कितनी होगी 30, तो उतनी ही एनर्जी मेरी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज भी होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी आई होगी, ठीक है। तो जिस भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है, ठीक है, वो सिस्टम उतना स्टेबल माना जाता है, ठीक है। 11th में पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो क्लियर हुआ, यानी कि बॉन्ड बना है इसका मतलब कि वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हुई होगी, यानी कि जितना मैंने इनपुट दिया था उतना ही मेरा क्या आया, आउटपुट आया। तो अगर मैंने 30 का इनपुट दिया है तो 30 क्या है, आउटपुट आया है। तो क्या हो गया, एक तरह से चेंज इन हीट मेरा कितना आया, 30 इन 30 आउट, कितना 0। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आते हैं कि भाई प्रेशर जो है हम कैलकुलेटेड जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जर्व वो सेम आना चाहिए। तो भाई अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेक्शन अगर सेम है इनके बीच का, तो इनका वेपर में कन्वर्ट होने का जो रेट है वो भी सेम रहा होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में ना, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने की जितनी एनर्जी चाहिए वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए भी वही होगा, ठीक है। अब वेपर अगर सेम रेट से बन रही है तो प्रेशर भी क्या होगा उनका, सेम होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन समझ में आई क्या है, ये 3 कंडीशन है कि इनको फॉलो करना चाहिए। और ये चौथी भी आप दे सकते हो कि ए के बीच का इंटरेक्शन बी के बीच का इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। अगर आप इसको एंथैल्पी के लिए दे रहे हो तो यहाँ प्लस लगा देना, वॉल्यूम के लिए दे रहे हो तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, आ रहा है समझ में, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आइडियल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। और अगर कोई रीजन पूछे इनका तो ये एक तरह से इनका रीजन भी है, तो एक खुद में पॉइंट होने के अलावा ये इनका रीजन भी है कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो ए बी के इंटरेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कुछ आइडियल गैसेस के आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे आइडियल गैसेस के लिए PV = nRT था, उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये कुछ कंडीशन है जिसको फॉलो करना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन को। अगर कोई भी सॉल्यूशन इन कंडीशनों को फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो नॉन आइडियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन आइडियल होने के लिए पक्का ये नहीं हो रहा होगा इक्वल, ठीक है। P total ऑफ कैलकुलेटेड इज नॉट इक्वल टू P total ऑफ ऑब्जर्व, ठीक है। पहले यही चीज हो गई, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख के बताना पड़ेगा नॉन आइडियल के लिए, समझ जाओगे ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो दिस वन इज आइडियल एंड दिस वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो देखो जल्दी से एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इनके एग्जाम्पल देखो किस तरह से याद करे जाते हैं। तो आइडियल के लिए एग्जाम्पल क्या करो कि सेम तरह के मॉलिक्यूल उठाओ, सेम तरह के मॉलिक्यूल मतलब कि सेम तरह के लिक्विड, मतलब जिनकी पोलैरिटी सेम हो, नेचर सेम हो, उस तरह से, ठीक है। जैसे अगर मैं इथाइल अल्कोहल यहाँ पे उठा रहा हूँ ना, ठीक है, तो वहाँ पे इसके साथ क्या ले लीजिए, मैथिल अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। देखो दोनों में सेम है, मतलब बस कार्बन का ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये कि दोनों के जो सॉल्यूशन आप तैयार करोगे ना तो वो क्या होगा, हमारे पास आइडियल होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास वहाँ पे आपकी बुक में N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, ये है एग्जाम्पल, देखो
ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक तरह से हो गया C6H12, दिस वन इज C7H14, सॉरी ये कितना हो जाएगा, हेक्सेन है ना, तो 14, और ये क्या आ जाएगा 7, 14, 16, ठीक है। तो इस तरह से एन हेक्सेन ये हो गया। इसी तरह से बेंजीन प्लस टॉल्वीन भी होता है, क्या, बेंजीन, ठीक है, प्लस टॉल्वीन। टॉल्वीन के लिए क्या करते हैं हम, बताओ, CH3 जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, आ रहा समझ में। इसी तरह से आप इसके लिए क्या कर सकते हो, और भी एग्जांपल तैयार, मतलब एक जैसे मिलते जुलते होने चाहिए, ये नहीं कि आप इथाइल अल्कोहल के साथ हेक्सेन लेके चल रहे हो या फिर कुछ और लेके चल रहे हो, ठीक है। इसी तरह से और मैं क्या ले सकता हूँ, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, उसके साथ आप क्या ले सकते हो, ठीक है, आयोडोबेंजीन ले लो। देखो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत मास का वेरिएशन आएगा। इसी तरह से आप, ठीक है, अगर ब्रोमो एल्केन ले रहे हो तो आयोडो एल्केन ले लीजिए उसके साथ। तो मिलते जुलते अगर एग्जाम्पल आप लोगे तो वो सारे के सारे आइडल उसके लिए आते हैं, ठीक है। अगर बात करें नॉन आइडल बनाना है तो इनमें से किसी एक को भी पिक कर लो, इसके साथ इसको पिक कर लो, इसके साथ इसको पिक कर लो, मतलब किसी को भी रैंडम इधर उधर कर दो बस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आइडल सॉल्यूशन समझ में आया आपको, ये 3 कंडीशन, ये चौथी भी कंडीशन एक तरह से, इसका रीजन भी बन सकता है ये, ठीक है। और एग्जांपल कैसे याद करना है वो मैंने क्लियर करवा दिया आपको, ठीक है। नॉन आइडल के लिए कंडीशन सारी रिवर्स कर दीजिए कि वहां पे ये नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। और एग्जांपल आप खुद तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखो और क्या क्या चीजें हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको आइडल के लिए, ये सारी चीजें, ताप, टेम्परेचर, ये सारी चीजें, ठीक है। एग्जांपल में देखो बेंजीन, टॉल्वीन बता ही दिया, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ठीक है, एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल होता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है, ये सारे इसके लिए वो हो गया। आगे देखो एक चीज और, एक टॉपिक और समझा देता हूँ, फिर नॉन आइडल के लिए बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नॉन आइडल थोड़ा ब्रॉड लेके चलेंगे, उसमें भी एक कंडीशन आती है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उसके लिए भी। आगे बढ़े, देखो तो एग्जाम्पल कैसे करने हैं, वहां पे आइडल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है वो हमने बता दिया है। ये वाला सेक्शन में जरा थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसका ग्राफ बनाते हैं हम। आइडल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, वो देख रहे हैं। देखो यहाँ पे तो आइडल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, आपके बुक में भी है शायद ये, तो वहां पर भी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी सही नहीं हो रहा है, चलो देखो ये ग्राफ है कुछ, ठीक है। अब बोलोगे आप एक ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है। देखो एक्चुअली में एक ग्राफ है, इसमें 2 ग्राफ कंबाइन कर दिए गए। ये देखो ये एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, ठीक है। बस 2 अलग सेक्शन को एक साथ ले लिया गया है, इसीलिए वो ग्राफ इस तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, जो नीचे जो एक्सिस चल रही है एक्स एक्सिस, इस पे हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन किसी 2 गैसेस के लिए, किसी 2 लिक्विड के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। इधर हमारे पास A वाला लिक्विड हो गया, इधर हमारे पास B वाला लिक्विड हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। जो दूसरी एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, प्रेशर के लिए, उसके VP के लिए है, VP, ठीक है। ये भी इसका कौन सा सेक्शन है, VP वाला सेक्शन। समझने की कोशिश करना, समझ में आ रहा है ना कि ग्राफ ऐसे क्यों बना। अभी तक तो ग्राफ आप इस तरह से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 2 एक्सिस हो उसके साथ, तो इसमें 2 ग्राफ को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। अब मोल फ्रैक्शन की समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन A और B से मिलकर बना है, तो एक सेक्शन, थोड़ा बहुत सेक्शन उसका होगा, थोड़ा बहुत सेक्शन इसका होगा। समझने की कोशिश करना, मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर काई A, ठीक है, 0 होगा, काई A इस पॉइंट पर अगर मैं 0 ले लूं कि इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0, वैसे भी 0, ये इधर से आगे जाएगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमारा काई B क्या होगा, 1 होगा ना पक्का, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हुआ ना, काई A प्लस काई B क्या होगा, 1। इसी तरह से अगर काई A को यहाँ पे 1 ले लिया जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, काई B कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, वो हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं PA का इंडिविजुअल प्रेशर निकालूं, वो क्या होगा, PA0 क्या, काई A, बोलो सही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ढंग से,
काई ए 0 से शुरू हो रहा है ना और आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अगर काई ए बढ़ रहा है तो पी ए भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक टाइम ऐसा है लार्जेस्ट तक मैं कहां तक जा सकता हूं, 1 तक ना, उससे आगे जा सकता हूं मोल फ्रैक्शन को लेके, बताओ 1.2 हो सकता है क्या मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट 1 हो सकता है किसी भी कंपोनेंट का। तो अगर इसको 1 कर दोगे इक्वल टू 1 तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। बोलो क्लियर हो गया यहां तक, समझ पा रहे हैं? तो देखो इस सेक्शन को मैं कैसे उठा रहा हूं, तो जैसे जैसे काई बढ़ेगा पी ए भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से उठते हुए आएगा। देखना वहां पे तुम्हारे बुक में भी बन रखा है, और ये जो पॉइंट होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। बोलो क्लियर हो गया? इसी तरह से डिट्टो मैं किसके लिए करूंगा, पी बी के लिए करूंगा, तो पी बी नॉट काई बी, ठीक है? तो काई बी जैसे जैसे बढ़ेगा, और लास्ट टाइम अगर इसको भी 1 ले लिया जाए तो पी बी मेरा कितना हो जाएगा, पी बी नॉट। समझने की कोशिश करना, तो ये कुछ इस तरह से उठेगा, ठीक है? तो ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए किसी सेक्शन का मोल पे वीपी ज्यादा आ रहा हो, किसी का कम आ रहा हो, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन गया, पी बी नॉट, ठीक है? अब दोनों को जोड़ दीजिए इस तरह से, तो ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये क्या हमारे पास, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी, ठीक है? और ये वाली लाइन कौन सी है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, ठीक है? तो ये वाली लाइन मेरी क्या बन जाएगी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बोलो लिख सकता हूं ना ऐसा? तो ये हमारे पास, ठीक है, ग्राफ है किसका, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडल सॉल्यूशन, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना, कर लेंगे ना, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडल सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हमारे पास इस तरह से है, ठीक है? ये भी हो गया हमारे पास। आगे बढ़े, तो आइडल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, नॉन आइडल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, बस उसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है? नॉन आइडल सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा एक बार और पिक कर रहा हूं, क्योंकि उसमें 1-2 चीजें मेरे को बतानी है, ठीक है? समझ में आ गया ना, रफ करें, क्लियर हो गया? चलो देखो, नॉन आइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, इसे चलो कोई बात नहीं मिटा देते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, नॉन आइडल सॉल्यूशन। उसका एग्जांपल तो आप बना लोगे ना, उसमें से कुछ भी रैंडम को पिक कर लेना, जो मैंने यहाँ से एग्जांपल आइडल के लिए बताए थे, बस साथ वाले मत लेना, इधर उधर के घुमा के ले लेना। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होगा कि जिसके लिए हमारा जो पीटी होगा क्या, कैलकुलेटेड, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू पीटी क्या, ऑब्जर्व्ड। बोलो, जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसके साथ उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी कि राउट्स लॉ को क्या करेगा वो, राउट्स लॉ, ठीक है, डजंट फॉलो, वो फॉलो नहीं करेगा, डजंट फॉलो। तो देखिए यहाँ पे आप क्या चीज है, डजंट फॉलो, तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब अगर फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अब ये 2 कंडीशन दे सकता है मेरे को, ठीक है? ये इसके इक्वल नहीं है तो ये 2 कंडीशन दे सकता है हमको, ठीक है? क्या, कि या तो ये इससे ज्यादा आ रहा हो या तो इससे कम आ रहा हो। भाई इसके इक्वल हो गया तो क्या हो गया, वो तो आइडल बन गया ना। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? या तो ये क्या हो रहा होगा, पीटी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन पीटी ऑब्जर्व, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दूसरी मेरी क्या कंडीशन हो सकती है, पीटी कैलकुलेटेड इज लेस देन पीटी ऑब्जर्व। बोलो, ये 2 कंडीशन हो सकती है ना मेरे पास। अगर इक्वल हो गया तो आइडल बन गया ना, तो जब ग्रेटर देन हो जाए और जब लेस देन हो जाए, ये 2 केस हो गए। तो जब ग्रेटर देन हो जाते हैं ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, इसको देखो आज ज्यादा हो रहा है ना हमारा, कैलकुलेटेड ज्यादा हो रहा है, मतलब जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जर्व ज्यादा होना, ऑब्जर्व मतलब कि हमारा ऑब्जर्व करा हुआ कम आ रहा है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड, यानी कि राउट लो तो ये हो गया ना हमारे पास कैलकुलेटेड वाला राउट लो, तो उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस केस में क्या कहते हैं इसको हम, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है, नेगेटिव डेविएटेड फ्रॉम राउट लॉ,
यानी कि इसको नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कह देते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है, देखो ऑब्जर्व जो है वो ज्यादा है कैलकुलेटेड से, तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएटेड राउट, सॉरी राउट लो लिख दिया यार मैंने वहाँ, ठीक है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ राउट फ्लो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये दो कंडीशन हो गई, या तो उससे ज्यादा हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रीजन क्या है, देखो तो अगर समझने की कोशिश करना कि देखो ये पॉजिटिव वाला इधर है, नेगेटिव वाला उधर है ना, चलो इसी तरह से ही ले लेते हैं। तो मैं नेगेटिव वाला पोर्शन उठा रहा हूँ, तो नेगेटिव डेविएटेड ठीक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है बताओ, दूसरा सेक्शन क्या है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। NIS का मतलब समझ जाओगे ना, ठीक है। मेरे को बस थोड़ा समझाना है आपको क्या क्या चीजें क्या है, ठीक है। नेगेटिव डेविएटेड यानी कि नेगेटिव डेविएशन आया है, यानी कि जब मैं ऑब्जर्व करने गया वो कैलकुलेटेड से कम आया। कम कैसे आएगा, वेपर प्रेशर कम कैसे आएगा बताओ, वेपर प्रेशर कम कैसे आएगा, अगर Vp कम हुआ होगा तो देखो याद करो वेपर प्रेशर का जब पिछले लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है तो क्या होगा हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है तो बीपी क्या हो जाएगा, देखो एक समझने की कोशिश करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो बीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी देर से उबलेगा तो यानी इसका बीपी क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो यही केस हुआ होगा इसके साथ, समझ पा रहे हो। नेगेटिव क्यों आया होगा, क्योंकि वेपर जो है उस क्वांटिटी में नहीं बन रहे होंगे जिस क्वांटिटी में हम चाहते थे, ठीक है। समझ पा रहे हो, उसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उसके बॉन्ड जब देरी से टूटेंगे तो वेपर में देरी से कन्वर्ट होंगे, यानी कि वेपर कम बनेगी तो यानी वेपर प्रेशर क्या होगा मेरा, कम आएगा। तो ये नेगेटिव के लिए क्या हुआ होगा कि FO है, ठीक है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें रीजन वाला, याद करो कि AA के बीच का जो इंटरैक्शन है और BB के बीच का जो इंटरैक्शन है वो क्या होगा, वीक पड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, AB के इंटरैक्शन से। बोलो लिख सकता हूं मैं ऐसा, बोलो लिख सकता हूं ना। तो ए बी का इंटरेक्शन अगर बड़ा होगा तभी तो बीपी कम हुआ होगा, बीपी कम हुआ होगा तो बीपी क्या हो गया होगा, कम होगा। बीपी समझने की कोशिश करना, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन और इसका, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन कैसे आया होगा, यानी कि अब बीपी ज्यादा हो रहा होगा। बीपी ज्यादा कब होगा, जब FOA मेरा क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बीपी मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि अगर उनके बीच में ज्यादा एनर्जी नहीं है तो मैं थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा तो वो टूटेंगे, टूट के जाके वहां पे क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे और हिट करेंगे पर यूनिट एरिया पे। तो FOA कम होगा तो बीपी ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ बीपी ज्यादा होगा तो वीपी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक आ रहा है समझ में ना। FOA कम होगा तो बीपी, सॉरी बीपी भी तो कम होगा, वही तो मैं कह रहा हूं, बीपी कम होगा, ठीक है। FOA कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी उबलेगा ना, यानी कि बीपी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी बीपी ज्यादा होगा। दैट मींस इसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन होगी कि AA का इंटरेक्शन और BB का इंटरेक्शन ज्यादा ग्रेटर पड़ा होगा, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ा होगा एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन AA और AB, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो क्लियर हुआ कि दो तरह के आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, नेगेटिव डेविएटेड, पॉजिटिव डेविएटेड। थोड़ी चीजें और बतानी है मेरे को, आगे देखते हैं, ठीक है। उसको मैं अलग से करके देखता हूँ, अभी एग्जांपल भी क्लियर करूंगा, ओके। चलो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो पिछले अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। कुछ चीजें और बताई थी कि उनका डेल्टा V मिक्स 0 होना चाहिए, डेल्टा H मिक्स उनका 0 होना चाहिए। इसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो क्या होंगे, राउल्स लॉ को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे, जिनका डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होगा और डेल्टा H मिक्स भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। यानी कि दैट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, डजंट
फॉलो क्या, राउट्स लॉ, राउट्स लॉ, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब देखो डजंट फॉलो राउट्स लॉ, दैट मींस कि पीटी, ठीक है, पीटी ऑब्जर्व जो होगा, पीटी ऑब्जर्व जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा पीटी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड दैट मींस कि जब हम फॉर्मूले से निकाल के लेके आएंगे, राउट्स के फॉर्मूले से जब हम करेंगे वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा ऑब्जर्व। जब हम अपना करेंगे एक्सपेरिमेंटली, जब हम वहां पे सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो उसके इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, क्या कि भाई या तो ये क्या हो, हमारा पीटी ऑब्जर्व जो हो वो लेस देन हो किससे, पीटी कैलकुलेटेड, ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी। या तो ये इससे छोटा होगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पीटी ऑब्जर्व क्या ग्रेटर देन पीटी कैलकुलेटेड। बोलो, ये दो कंडीशन हो सकती है ना यहाँ पे, ठीक है भाई, या तो ये कम होगा या फिर ज्यादा होगा, दोनों अगर इक्वल हो गए तो फिर तो आइडियल सॉल्यूशन बन गया ना, समझ पा रहे हो ना। तो क्या होगा, either it is लेस देन और ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है कि हमारा पीटी ऑब्जर्व यानी टोटल प्रेशर, जो ऑब्जर्व प्रेशर आ रहा है वो कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या है, कम आ रहा है। अब प्रेशर कम कैसे हो सकता है बताओ मेरे को, ठीक है, कैसे कम हो सकता है बताओ। प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि वेपर कम बन रही है ना, वेपर कम बन रही है, दैट मींस कि बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कब बड़ा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है दैट मींस कि जो लिक्विड है हमारे पास, जो सॉल्यूशन है वो देर से बॉइल होगा, देर से बॉइल होगा, दैट मींस कि उसका वेपर जो है वो क्या होगा, और भी लेट बनेगा। तो वेपर लेट बनेगा तो दैट मींस जो ऑब्जर्व प्रेशर है हमारे पास वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर्ड टू द कैलकुलेटेड प्रेशर, ठीक है, दैट मींस वीपी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा है तो यानी कि मुझे अब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए उनको, तो यानी उनका बीपी अब लेट हो जाएगा, लेट होगा तो दैट मींस उनका बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जस्ट रिवर्स चीज यहाँ पे होगी, यानी कि अब ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू कैलकुलेटेड प्रेशर। ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा है दैट मींस वेपर बहुत ज्यादा बन रही है, तो वेपर ज्यादा बन रही है दैट मींस वेपर ज्यादा बन रही है, दैट मींस वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। यानी कि इसका रिवर्स कर दीजिए, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो BP क्या होगा, BP क्या होगा, कम होगा, और BP क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने इन दोनों की बात करी कि अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। NIS का मतलब समझ गए बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या है कि NIS मतलब नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि देखो कम हो रहा है ना, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, बोलो, पॉजिटिव डेविएटेड क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर ये दो रीजन समझ में आ गए आपको तो आप इसके हर एक एक्सप्लेनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको थोड़ा ब्रीफली लेके चलेंगे, इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला क्या है, नेगेटिव डेविएटेड है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा है पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए जरा, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोनों का, समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो दोनों अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव डेविएटेड का है, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो ये हमारे पास, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव डेविएटेड क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। ये इसका मतलब समझ जाना आप लोग। अब देखो नेगेटिव डेविएटेड यानी कि क्या हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा। तो जैसे कि एग्जांपल इनके क्या क्या हो सकते हैं, तो आपकी बुक में कई सारे एग्जांपल हैं नेगेटिव डेविएटेड की। अगर हम बात करें जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इसके एग्जांपल हैं। जैसे नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएटेड के लिए एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 प्लस इसके साथ किसी को भी ले लो, एसीटोन ले लो, ठीक है, एसीटोन। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म
प्लस बेंजीन का भी है आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। और भी कई सारे हैं आपके पास, बुक में देख लेना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। एक मतलब एग्जांपल क्या है इसका कि स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कौन कौन से, HNO3, दूसरा H2SO4, तीसरा HCl, इनको जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हो प्लस वाटर, ठीक है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव डेविएटेड तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। आ रहा समझ में, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या हो गया, अब इसके एग्जांपल को पहले क्लियर कर लो फिर इसमें आते हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी एक एग्जांपल पिक कर लो, जैसे ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। चलो HNO3 प्लस वाटर का ले लेते हैं, या फिर किसी और का ले, HCl का भी ले सकते हैं। तो HNO3 का अगर मैं फिगर बनाऊं तो किस तरह से हो जाएगा हमारे पास N, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और एक OH, ठीक है, HNO3, क्लियर हो गया ना, देखो 5 वो हो गए, ठीक है। अब वाटर के साथ इसका मिक्सचर बनाना है, दैट मींस ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये और इस तरह से आगे की तरफ जाएंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ देखो एक अट्रैक्शन अलग सा आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बना है ये बॉन्ड, ठीक है। भले वो सेम नहीं है तो क्या होगा पता है ना तुमको, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो, सेम हो या फिर सेम नहीं भी हो, तो उस केस में क्या होता है ये इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा कब होता है, जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। तो देखो क्या हुआ कि पहले इनका अपना वो था, कंपोजिशन था, जब इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो इनके क्या हो गए, इनके एक अलग सा बॉन्ड तैयार हुआ, जिसके कारण के इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मींस इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना, मतलब कि एक बॉन्ड तो इनका है ये और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड अलग से आया, तो इसके कारण क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, यानी कि Vp बढ़ गया। Vp बढ़ गया दैट मींस Vp कम हो गया, Vp कम हो गया दैट मींस नेगेटिव डेविएटेड हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल याद रहेंगे। इस तरह से आप किसी का भी कर सकते हो, एसीटोन प्लस इसका, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है पता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें भी दिखा सकते हो। तो ये इसके दो एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो गए। अब आओ जरा पॉजिटिव डेविएटेड पे। तो पॉजिटिव डेविएटेड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, है ना, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कि मान लीजिए पहले से ही वहां पे कोई बॉन्ड हो, जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारे पास, किसका, C2H5OH प्लस क्या, बेंजीन, ठीक है, आपके पास बुक में भी है, मगर इसके एक्सप्लेनेशन भी दे रखा अलग से। तो C2H5OH प्लस बेंजीन, तो C2H5OH और प्लस बेंजीन क्या हुआ, देखो C2H5OH जब ये खुद में पहले अकेले था, ठीक है, C2H5OH, अब इसमें क्या हो गया C2H5, ठीक है, O और यहाँ पे H, देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें पहले से ही था, मतलब कि जब ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल थे अपने में, तो इनके बीच में पहले से ही क्या था हमारे पास, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इनके अंदर पहले से एक बॉन्ड था, अब आया हुआ क्या कि जब इसके अंदर हमने बेंजीन इंट्रोड्यूस करा, तो बेंजीन ने कहां पे इसके बॉन्ड पे इफेक्ट करा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अब ये जो बेंजीन आपने इसमें इंट्रोड्यूस करा ना, बेंजीन क्या C6H6, तो ये क्या करेगा, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो पहले से एक एक्स्ट्रा फोर्स था, उसको क्या करेगा, वीक कर देगा, ठीक है, उसको वीक कर देगा, तो दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, यानी Vp वीक हो गया, Vp वीक हो गया, तो दैट मींस इसका Vp क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कैसा डेविएशन आएगा, पॉजिटिव डेविएशन, यानी राउल्ट लॉ पे कैसा डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल है इसके, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस एथाइल अल्कोहल, ये कई सारे एग्जांपल है आपके सामने, इसको देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ कि इसमें पहले से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको वीक किसने करा, एक अलग सा जो मॉलिक्यूल, अलग सा जो लिक्विड आपने इसके साथ इंट्रोड्यूस करा, उसने इसको क्या कर दिया, वीक कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें और हैं, मैं इसका ग्राफ भी आपको बताऊंगा कि दोनों के लिए क्या क्या होता है। ग्राफ से पहले ये एक दो चीजें और समझ लो। तो ये पॉइंट हो गए कि आगे ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज कि अगर नेगेटिव डेविएटेड है
क्या है, नेगेटिव डेविएटेड है, तो उस केस में इसका डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो क्या होगा, वो भी लेस देन 0 होगा, ठीक है, यानी कि उसकी भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इसका डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी इसका लेस देन 0 होगा, और इसी तरह से डेल्टा एच मिक्स जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर पॉजिटिव डेविएटेड। अब रीजन समझो बेटा जरा, इसका रीजन समझो कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो नेगेटिव डेविएशन कब आया, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, दैट मींस कि पहले मॉलिक्यूल इतने दूरी पे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब पास आए यानी कि बॉन्ड उनका स्ट्रांग हुआ है, इस पॉइंट को भी अब ये ध्यान रखना, मैंने एक चीज बोली है, बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है, ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा अभी, इसको फिर दोबारा लेके, पहले वी मिक्स का समझो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है, दैट मींस ये पास आए हैं। अब याद करो कल वाला एग्जांपल या फिर वो पिछला लेक्चर, उसमें एग्जांपल मैंने बोला था कि एक कंटेनर ले लीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, और मैंने बोला था कि उसमें लाइन से ईंटें रख दीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला था कि उस बॉक्स में अगर मैं रेगुलर शेप की ईंटें रखूं तो उसमें 50 ईंटें आ जा रही हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है, दैट मींस कि ईंटों का साइज अगर पहले ये था तो अब क्या हो गया है, इस तरह से हो गया है ना, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया कि उनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, आ रहा है समझ में ना। तो यानी कि डेल्टा वी मिक्स क्या होगा उनका, लेस देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उनके जो साइज है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है, मतलब कि सॉरी साइज क्या हो गया, घट गया है, जिसके कारण क्या हो गया, उनका जो वॉल्यूम होगा, अब उन्हीं ईंटों को अगर मैं दोबारा बॉक्स में रखूं तो वो जो पहले, अगर मान लीजिए कि अगर 500 लीटर का बोर्ड था हमारे पास, वो जो कंटेनर था 500 लीटर का था, तो अब क्या होगा, उसका आधे में आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखो डेल्टा एच मिक्स, तो डिट्टो चीज यहाँ पर भी हुई ना, एच मिक्स अभी क्लियर करते हैं, डिट्टो चीज यहाँ पर भी क्लियर हुई, क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, वीक पड़ा, यानी कि पहले ये था साइज जो रेगुलर साइज था, वीक हुआ यानी कि और भी दूर चले गए, आ रहा है समझ में। तो अब हुआ क्या कि जो रेगुलर साइज था ईंटों का, अब क्या हो गया, और बढ़ गया, अब बढ़ने से क्या हो गया कि अब जिसमें 50 ईंटें आ रही थी, अब क्या होगा, कम आएंगी, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो यानी कि उसका डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या बात करी, मैंने बोला था बेटा इसको समझना है, तो मैंने एक चीज बोली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल पास आ रहा है, दैट मींस बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। अब केमिस्ट्री में आपको पता है, अगर थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे एक बात कही जाती है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, लोअर एनर्जी स्टेट। तो लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि ए मान लीजिए ये था हमारे पास, और बी के इंटरेक्शन था, और इनसे मिला के हमने क्या बनाया था, ए बी का इंटरेक्शन तैयार करा था, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज जो है वो ज्यादा स्टेबल है, जो नई हमारी बनी है वो ज्यादा स्टेबल है, देखो यहाँ पे क्लियर वाइज फिगर से देखो, खुद के बॉन्ड तो थे, इन पे अलग से भी बॉन्ड आ गया, ठीक है, यानी ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस इसने क्या करी होगी, लेस एनर्जी में रहा होगा, ये लेस एनर्जी, ठीक है। तो लेस एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे अब यहाँ तो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर इन दोनों को मिला के मैंने 50 किलो कैलोरी की 50 किलो कैलोरी की अगर मैंने एनर्जी दी होगी, तो यहाँ पे पक्का क्या हुआ होगा, यहाँ पे ज्यादा निकली होगी, ठीक है, 70 किलो कैलोरी या फिर उससे ज्यादा निकली होगी, तभी तो ये उससे ज्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। लोअर एनर्जी स्टेट में आया, दैट मींस ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के कारण क्या हुआ, इसकी एनर्जी निकली है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और आपको पता है अगर ली चार्टर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो, तो किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी निकल रही है तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक सिस्टम कहा जाता है। और उस तरह के सिस्टम के लिए एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा एच मिक्स हमारा लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब बिट्टू ये चीज कहाँ रखिए, यहाँ पे रखिए। इस बार क्या है, ये ग्रेटर देन था बेटा, ठीक है। इस बार क्या है कि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ए प्लस
बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे वीक कर दिया है। आर सब में यानी कि ये क्या होंगी, हायर एनर्जी स्टेट पे होगा, हायर एनर्जी स्टेट। समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो दिख रहा होगा आपको, मैं बोल भी रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट हो गई, तो ये पक्का किस में होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, लोअर एनर्जी स्टेट। तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाने का मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ी होगी, एनर्जी देनी पड़ी होगी, मतलब दैट मींस कि वो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा, ठीक है, आना समझ में। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको पता है क्या होती है कंडीशन, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H मिक्स जो होता है उसकी एंथैल्पी का जो चेंज होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और जितनी यही चीज क्या थी यहाँ पे, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव डेविएटेड और पॉजिटिव डेविएटेड के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। एग्जांपल भी वो सारी चीजें बता दी मैंने। अब देखो जल्दी से इसके ग्राफ की बात कर लें, ठीक है, आगे बढ़े। तो वाला सेक्शन में वो उसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझ तो हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो वाला सेक्शन उसको रफ करते हैं, अगर लिख लिया जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है वो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं हम लोग कि इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसका ग्राफ है एक टॉपिक, और क्या बताना है मेरे को इसमें, चलो ठीक है ग्राफ ही है इसमें तो बच्चा। तो ये हो गए, देखो दो चीजें की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या, एक है हमारे पास नेगेटिव डेविएटेड और एक हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉजिटिव डेविएटेड की, ठीक है, पॉजिटिव डेविएटेड की, ठीक है। चलो देखो, एक अगर मैं रेगुलर वो बनाऊं, रॉड फ्लो के लिए अगर मैं वो बनाऊं, रेगुलर उसका ग्राफ बनाऊं, तो आपको पता है कि ये वाला सेक्शन किसका होता है, वीपी का, वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर का। दो अलग अलग लिक्विड के लिए हो गया, मान लीजिए यहाँ पे काई A = 0, काई A अगर 0 है तो काई B उस केस में 1 होगा, काई A अगर यहाँ पे 1 हो गया है तो काई B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। तो जैसे जैसे काई A बढ़ेगा हमारे पास, काई A 0 काई B 1, ठीक है। चलो तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये नॉर्मल उसके लिए है कि कोई एक आइडियल सॉल्यूशन हो तो उसके लिए, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, जब ये 0 होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इस केस में, ठीक है, काई B1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा P0 A, ठीक है। इसी तरह से ये भी आएगा हमारे पास, क्या, ये हो जाएगा P0 B, ठीक है। और इनके बीच का ही इस तरह से, ये अगर रेगुलर हो, आइडियल सॉल्यूशन हो तो उस केस के लिए हमने बात करी थी, ठीक है। तो क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव डेविएटेड है, यानी कि जो प्रेशर है वो कम निकल के आएगा, तो आपको एक काम करना बस, और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। क्या, नेगेटिव डेविएटेड है ना, तो पुराना वाला जो प्रेशर है उससे थोड़ा कम करते हुए लेते जाइए। तो पुराना प्रेशर है उससे थोड़ा कम करते हुए, मतलब जो पुराना वाला प्रेशर है जो आइडियल का है उससे थोड़ा कम कर दीजिए। इसी तरह से डिट्टो इधर भी चलेगा, और जब ये दोनों चीजें कम होंगे तो आइडियल जो पूरा ओवरऑल होगा, पीटी जो होगा, ये तो कौन सा था, पीटी कैलकुलेटेड था, ठीक है। और ये जो हमारा पास पीटी है ये कौन सा है, ऑब्जर्व वाला है, जो नीचे वाली लाइन है वो ऑब्जर्व वाली है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वाली लाइन अगर हमारे पास पीबी वाली है, ठीक है, पीबी = PB0 काई A, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाली पीबी ऑब्जर्व वाली होगी। तो समझ पा रहे हैं इसके लिए कैसे ये ग्राफ आया, ठीक है। इसी तरह से डिट्टो आपको किसके लिए करना है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए करना है। तो ग्राफ वही है हमारे पास वीपी, ठीक है, यहाँ पे काई, ठीक है, वही सारी चीजें आप लिखेंगे। अगर मैं नॉर्मल ग्राफ बनाता तो कैसा आता है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें वो उसके लिए, पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या हो गया कि ये थोड़ा ऊपर उठ के आ रहा होगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर दोनों चीजें उठ के आई हैं तो इसका ओवरऑल भी क्या होगा, पक्का थोड़ा क्या होगा, उठ के आएगा, यानी कि उसका ज्यादा आएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पीटी ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व करा, और ये जो डेल्टा लाइन है ये किसकी है, पीटी कैलकुलेटेड की है, ठीक
ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, और आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे तैयार हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसमें। मैं एक बार और देख लेता हूँ उसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो ये हो गई, मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता ही दिया कि याली प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई, याली प्रोसेस कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है। एक चीज और इसने लिखी है कि अगर, क्योंकि भाई ये जो सॉल्यूशन ये जो हम डील कर, वैसे इसमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन लिख रखा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। क्या है कि ये देखो, हम जो पढ़ रहे हैं ये लिक्विड इन लिक्विड का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? लिक्विड इन लिक्विड के लिए कर रहे हैं सारा। तो ये कह रहा है कि बस इसमें एक चीज लिखी है कि अगर सॉलिड हो, अगर सॉल्यूट क्या होता है मेरा, सॉलिड हो, ठीक है। अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा तो आपको पता ही है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सॉलिड होने के केस में अगर मैं इसका टेम्परेचर, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर राइज करूंगा तो प्रोसेस किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड जाने का मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ली चैटलिस प्रिंसिपल याद करो। ली चैटलिस प्रिंसिपल अगर क्लियर होगा तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफिकल्टीज होनी चाहिए। और ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर राइज करने पे कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये किसके लिए है कि अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा तब तो हम उसी पे पहुंच गए ना, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। तो वो तो हमारा टॉपिक वैसे भी क्लियर है पहले से ही, तो हमने पहले ही बता रखा था। तो ये लिक्विड इन लिक्विड के लिए था, और ये सारी चीजें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम एजोटॉपिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, और रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी के जो क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।